नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि अरविंद केजरीवाल के सबसे खास उसका दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया आकंठ घोटाले में डूबा हुआ है, जिसका पुख्ता प्रमाण अब जांच एजेंसियों को प्राप्त हो चुकी है। सत्येंद्र जैन जेल यात्रा पे है। उसके कर्मों का, कुकर्मों का, अपराधों का और घोटालों का भंडाफोड़ रोज रोज नया हो रहा है। कोर्ट ने उन सबको देखने के बाद उसको जेल से बाहर निकलने के योग्य नहीं माना। तब भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं। दुनिया में यह पहली ऐसी सरकार है और ये पहला ऐसा नेता है केजरीवाल जिसने जेल में बंद मंत्री को अपने मंत्री परिषद में रखा हुआ है। लेकिन चूंकि केजरीवाल का कहना है कि खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। दूसरे लोगों पर अगर केजरीवाल ने कोई इल्जाम लगा दिया तो उसको सरकार से हट जाना चाहिए, लेकिन अपने पर जेल में जाने के बाद भी सरकार में बने रहना चाहिए। यह इस तरह की दोहरी सोच, दोगली राजनीति देश इसके पहले नहीं देखा था। महत्वपूर्ण मुद्दा तो खैर यह भी था। लेकिन आज एक स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने रिलीज किया है, जिसमें उसका निगम पार्षद, जो कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय प्रभारी तक है, उसे कैमरे पर घूस लेते हुए पाया गया है। जूनियर इंजीनियर को धमका रहा है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हम तुमको इसी के लिए नहीं रखे हैं कि सूखा 10-20 लाख दे जाओगे। 10-20-50 लाख तो हम झाड़ू लगाने वालों को ठेका दे करके ले लेते हैं। खोखा पहुंचा जाना मतलब करोड़ 2 करोड़ का मामला बता रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। मनीष सिसोदिया कुछ नहीं बोल रहा है। अब जाकर के पता चलता है कि यह देश भर में जो चुनावी खर्चा आ रहा है वो सिर्फ बिजली कंपनी नहीं दे रही है, इंजीनियरों को, अफसरों को धमका करके वसूला भी जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो आईएएस एसोसिएशन को लेना चाहिए, उसको कॉल पे, या देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस पर कॉल लेना चाहिए, या भारत के गृह सचिव को इस पर कॉल लेना चाहिए। गावा साहब बहुत समझदार, सुलझे हुए आदमी है। राज्यपाल महोदय का भी काम बहुत त्वरित एक्शन वाला होता है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मैंने डीसी को टाइट किया, तब जा करके डीसी के कहने पर तू आया है। मतलब डीसी डिविजनल कमिश्नर होता है दिल्ली में और आईएएस अफसर होता है वरिष्ठतम, उसको डीसी बनाया जाता है। मतलब केजरीवाल के ठुले लोग डीसी तक को धमका देते हैं अगर उसका कोई बात नहीं मानता है। मतलब मतहद अफसरों को धमकाने, चमकाने और प्रभाव में लाने के लिए डिविजनल कमिश्नर स्तर के आदमी को मोहरा बनाया जाता है, धमकाया जाता है या उससे बात कहलवाया जाता है। यह जांच का एक अलग विषय है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली में केजरीवाल के लोगों के दबाव में आते हैं या उनके कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो अधिकारी उनके कमीशन को नहीं पहुंचाता है उसको वो सब प्रताड़ित करते हैं और शस्त्रांत करने के लिए हवेली पर भेजते हैं। यह एक जांच का विषय हो सकता है। इसमें कोई आधी अधूरी सत्य हो, पूरी सत्यता तो निष्पक्ष जांच के बाद ही निकलेगी। महत्वपूर्ण मुद्दा ये था। लेकिन अब चूंकि केजरीवाल मेरे लिए कभी भी रेलेवेंट रहा ही नहीं, क्योंकि राजनीति में नौटंकी का पर्याय है यह। मुझ जैसा आदमी इस आदमी पर चर्चा करने के लायक ही अपने आप को नहीं मानता कि मैं इसको कोई मीटर माइलेज दूं और 2 मिनट भी इस पर खर्चा करूं। इसीलिए मैंने स्वयं ही इस पर कोई चर्चा करने से इनकार करते हुए इसको महत्वपूर्ण ही नहीं बनाया, क्योंकि आकंठ बेईमानी में ये राजनीति में आने के पहले से एनजीओ से पैसा उगाही और दुनिया से फंडिंग लेता था। अब तक इस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बहुत बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, मैं बार बार इस बात पर चिंता जाहिर करता हूं। तो क्या कुछ तेरी चुप मेरी चुप जैसी चीज है क्या? या विदेश की जो कंपनियां इसको चंदा देती है वो औरों लोगों को भी देती है जो सरकार में प्रभावी है, विपक्ष में प्रभावी है, और वो कह रहा है कि भाई अगर तुमने चोरी की है तो हमने भी तो की है और हमने की है तो तुमने भी तो की है। कोई तेरी चुप मेरी चुप इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, यह मैं नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ। और अनुमान लगाने को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह नैतिक रूप से और कानून दोनों तरफ से ठीक नहीं है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था,
वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं उस आदमी को महत्वपूर्ण ही नहीं मानता। व्यवस्था के अनुसार एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के रूप में, भाग्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रचलित हो चुके नीतीश कुमार के राज्य में दारूबंदी का जो स्वांग नीतीश कुमार रचे हुए हैं, वो उसी तरह से जैसे आदमी दिन में आंख बंद कर ले और कहे कि अंधेरा हो गया। नीतीश कुमार के राज्य में दारूबंदी भी उसी तरह से है जिस तरह से नीतीश कुमार दिन में आंख बंद कर कह रहे हैं कि भाई देखो कूप अंधेरा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको भी नहीं दे रहा होगा। नीतीश कुमार ने पुलिस के बलबूते शराबबंदी का प्रोग्राम किया था। पुलिस वाले खुद ही शराब पहुंचाने के काम में लग गए और हर थाने में झूमता हुआ थानेदार रोज रोज वीडियो पर पाया जा रहा है। आए दिन बिहार में नकली और असली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। अब अध्यापक के क्षेत्र में लगा हुआ एक अध्यापक भी आज दारू के नशे में अपने महिला सहकर्मी के साथ बदतमीजी और अभद्रता करते पाया गया है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने अध्यापक जी लोगों को भी दारू पर लगा दिया था। तो क्या दारू पर लगाने से मास्टर जी लोग भी अपनी काम शुरू कर दिए हैं? मतलब मुझे दारू भी दे और कमीशन भी दे और तू बेचता, हमको क्या फर्क पड़ता है? या यह सब साठ का नीतीश कुमार जानबूझ के कर रहे हैं कि वो दारू पर सख्ती करेंगे और जब सख्ती करेंगे तो कमीशन ज्यादा मिलेगा और कमीशन ज्यादा मिलेगा तो वसूली ज्यादा होगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि दरोगा जब नए नए इलाके में आता है तो चोरों पर डंडा तेजी से बरसाता है। फिर वो चोर वाले लोग किसी न किसी माध्यम से थानेदार के यहाँ पहुंचाते हैं खबर, भाई क्यों सता रहे हो? बोला पिछले वालों को क्या देते थे? बोला 20% था, हमको 50% चाहिए। फिर जब 50% बच जाता है तो वो उसको स्मूथली छोड़ देता है। तो कहीं नीतीश कुमार ने भी यही कहा था कि भाई लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में जो दारू बिक रही थी वो कम कमीशन पहुंच रहा था, चूंकि वो 1 नंबर में बिक रहा था। अब हम दारुएं बंद कर देंगे तो तुम लोग अवैध रूप से दारू बेचोगे, उगाही ज्यादा होगी और उगाही ज्यादा होगी तो हमारे पास पहुंचाने के लिए चंदा ज्यादा होगा। क्या यह हत्या की मानसिकता नीतीश कुमार की है? क्या यह तो बिहार की जनता और नीतीश कुमार के मतहत लोग बताएंगे। लेकिन मैं नीतीश कुमार को भी राजनीति में परिस्थिति का मुख्यमंत्री मानता हूं। ये शहाबुद्दीन कह के मरा हुआ बेचारा। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव का सांसद था, सीमान से जबरदस्ती चुनाव जीतता था। अब चुनाव आयोग की सक्रियता और देश भर में मोदी प्रभाव की वजह से गुंडे बदमाश वाले लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते और जो 2-4 लोग लड़ने की हिम्मत करते हैं उसको जनता नकार देती है। तो इसी वजह से शहाबुद्दीन चला गया और चुनाव में हारा और अब तो खैर वो धरती ही छोड़ दिया, खाली किया धरती को। कोरोना काल में उसका देहांत हुआ है। खैर वो कह के गया था कि नीतीश कुमार नेता नहीं है, परिस्थिति के नेता है और परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। परिस्थिति ऐसी बनती है कि उनको मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ता है। तो जो आदमी मजबूरी का मुख्यमंत्री हो और परिस्थिति का नेता हो, उस विषय पर क्या चर्चा करना? मुझ जैसा गंभीर चिंतक को वो विषय ही नहीं हो सकता नीतीश कुमार जैसे हल्के आदमी पर। इसलिए मैंने उसको भी आज मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बनाया मित्रों ये जो लव जिहाद का मामला 2 लगातार दिखा। एक दिल्ली में 37-38 टुकड़ा करके फेंका गया। कल मैं इस पर अपना बात रखा था। उसके तुरंत बाद अगले दिन लखनऊ में भी एक घटना हुआ, लड़की को 4 मंजिल से फेंक दिया। अब दोनों में मैं फर्क आपको बता रहा हूं। क्रोनोलॉजी एक ही है। दिल्ली वाला भी मामला था लव जिहाद वाला मामला था, लखनऊ वाला भी मामला लव जिहाद था। मैं कल ही कहा था कि इस लव जिहाद में सिर्फ जिहादी नहीं सक्रिय होता है, उसके साथ पूरा गैंग काम करता है, पूरी टीम वर्क है। उसको कानूनी पचड़े से बचाने के लिए लीगल टीम काम करती है, सामाजिक अड़चन से बचाने के लिए सामाजिक टीम काम करती है, उसके परिवार का समर्थन है और फाइनेंस का भी समर्थन है। बाकी उसके मदद के लिए देश में दोगले हिंदू और दोगले मुसलमानों की कोई कमी है नहीं। ये बात मैं कल कह चुका हूं, आज नहीं कहूंगा। आपको दोनों में हो रहे न्याय और दोनों पर एक्शन की बारीकियों पर अंतर समझाऊंगा। मित्रों, दिल्ली वाला भी अपराधी पकड़ा गया है। आराम से गाड़ी में बैठ करके घूम रहा है और आज यहाँ आज वहां बता रहा है और पुलिस वालों को छका रहा है और खुद थाने में मौज कर रहा है। हवालात में उसकी वीडियो आ रही, वॉइस कर रहा है। कभी पुलिस वाले को कहता था कि मुझे मारने का कोई अफसोस नहीं, कभी कहता था कि मैं गांजा पिया हूं। रोज एक नई स्टोरी बता रहा है और पुलिस वाले को दिग्भ्रमित कर रहा है। स्थिति ये हुई कि पिछले 2 दिन से पुलिस वालों ने कहा कि भाई इसको ना ले जाने में ही भलाई है, क्योंकि ये लेके जाने पर ज्यादा गुमराह कर रहा है।
तो पुलिस साइंटिफिक तरीके से उसके मोबाइल की लोकेशन को खंगाल रही है और उस लोकेशन पर जा रही है और वहां से सबूत जुटा रही है। खैर वो एक बढ़िया काम है, लेकिन वो मौज मार रहा है। 38 टुकड़े करने के बाद उसका स्वाभिमान का टुकड़ा नहीं हुआ, उसकी सोच का टुकड़ा नहीं हुआ है, उसके उस क्रूर स्वभाव का टुकड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वही गलती योगी आदित्यनाथ के राज्य में भी एक मुसलमान ने करने की जहमत की, वो भी लखनऊ भारत मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी में। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसके टांग के नीचे गोली डाल दी है। अब वो अपने दर्द से करा रहा है, पुलिस को गुमराह करने की हिमाकत ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब वो पुलिस पर एक बार नजर मारेगा तो पुलिस के बंदूक से निकली हुई उसके टांग में घुसी गोली का एहसास और दर्द का आभास उसको होगा। तब वो जा करके बढ़िया तोते की तरह से साफ बोलेगा, जिस तरह से तोता पिंजड़े में बंद तोता का मालिक उठाता है, कहता है कार्ड निकाल निकाल, तो राम राम बोलता, राम राम बोलता है और कुछ बोलते ही नहीं। तो यूं योगी आदित्यनाथ की पुलिस के काम में और अमित शाह के पुलिस के काम में कितना अंतर है, यह दोनों साफ दिख रहा है। एक अपराधी बेखौफ पुलिस को गुमराह कर रहा है और खुद हवालात में मौज मार रहा है, और दूसरा अपराधी पुलिस के सामने दुबका हुआ है और जंगल में लेटा हुआ पाया गया था, टांग में गोली लगी हुई है। अगर वो थोड़ा और प्रयास करता तो गोली 2-4 फीट ऊपर भी लग सकती थी, भेजा भी उड़ सकता था, गाड़ी भी पलट सकती थी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ये सब करती है क्योंकि वो गाड़ी का टायर फटना पलटना और कई बार बंदूक छीन करके मारने के जबर में काउंटर में प्रतिक्रिया करने में पुलिस वालों के हाथ से गलती से भेजे में भी गोली लग जाती है। ये तो उत्तर प्रदेश के अपराधियों को पता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से बहुत गलतियां होती हैं। कई बार पुलिस टांग पर मारने की कोशिश करती है लेकिन भेजा में लग जाता है, और वो जानबूझ के नहीं मारते, गलती से हो जाती, ह्यूमन एरर है, गलती से भूल हो जाती है। यह उत्तर प्रदेश के अपराधियों को पता है। तो मित्रों उससे फर्क क्या होगा कि कोई आदमी दिल्ली में अपराध करने के विषय में सोच सकता है एक बार कि भाई कोई है हमारा एक बार फांसी पर लटकी जाएगी, तब तक तो मौज की जीवन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध करने के विषय में सोचेगा, भला अदालत क्या फैसला देगी वो तो बात की बात है। योगी आदित्यनाथ की गलती से टांग में लग जाती है, घुटने में लग जाती है, छाती में भी लगती है, भेजे में भी लग जाती है, और मान लो इन सब जगहों पर से बच जाए तो गाड़ी पलट जाती है। कुछ ना कुछ होता है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ऐसे शांति प्रिय मन से नहीं छोड़ते हैं कि आप पुलिस को गुमराह करते रहिए और रोज रोज नया संगोपन छोड़िए। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पे आते हैं तो आपको खुद का जान बचाना मुश्किल होता है, और अगर जान नहीं बची, पकड़े गए हैं तो फिर खुद को बचाने में लगे रहते हैं, पुलिस को गुमराह करने के विषय में नहीं सोच सकते। तो क्या अब यह समय आ गया है कि देश भर के लोग अब यह आह्वान करें कि भाई हमको उत्तर प्रदेश वाला शासन पूरे देश में चाहिए? तो क्या उत्तर प्रदेश वाला शासक भी पूरे देश में चाहिए? अभी हम मांग उभरने लगी है क्या? क्योंकि काम करने के तरीके से तो यही स्पष्ट होता है कि अब हमको वही चाहिए। मतलब ये थाने में जेल में बैठा करके बिरयानी खिलाने और रोज रोज पुलिस को गुमराह करने वाले की जगह टांग में गोली लेकर के कराता हुआ अपराधी चाहिए। टीवी पर आया हुआ है, वो अपराधी गुमराह कर रहा है और दूसरा अपराधी करा रहा है, जान की भीख मांग रहा है। कम से कम उस लड़की के परिवार को जब कराता हुआ अपराधी दिखा होगा तो उसकी आत्मसंतुष्टि होगी कि भाई यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस है और अब ये जीवन भर कराएगा और या फिर धरती छोड़ेगा। लेकिन ये जो संध्या वालकर वाला अपराधी है, उसके परिवार को लोग देखें तो कहेंगे कि लड़की का तो 38 टुकड़ा कर दिया, लेकिन ये आदमी अभी तक हवालात में मौज मार रहा है और रोज रोज एक कहानी का मार रहा है। इस तरह से देश में सोच डेवलप होने लगी है। मैंने सोचना शुरू किया ना तो 135-40 करोड़ में सिर्फ मैं ही थोड़ी इस तरह का सोचता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि भाई अपराधी को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, हवालात में मौज मारता हुआ या स्टेशन पर कराता हुआ। निर्णय आपका है, विचार आपका है, सोचने का तरीका आपका है। मैंने तो ठान लिया है और यह मान लिया है कि हमको अपराधी बिस्तर पर नहीं चाहिए, स्टेशन पर चाहिए या फिर पोस्टमार्टम हाउस में चाहिए। हमारा अपराधी पोस्टमार्टम हाउस में चाहिए। भाई हमको हवालात से कोई मतलब नहीं है। रस्सी पर लटक करके मरने के बजाय गाड़ी में पलट करके मरो, वह तो इंस्टेंट एक्शन होता है। उससे अपराधियों को मन में खौफ उत्पन्न होती है, क्योंकि संविधान में खौफ का प्रावधान नहीं है और हमारा संविधान खौफजदा नहीं है। क्योंकि संविधान बनाने वाले लोग खौफ में जिए नहीं थे, उनको खौफ का अनुभव नहीं था।
लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस यह एहसास कराती है कि संविधान में बेशक खौफ ना हो, हम में खौफ है और हम आपको खौफजा कर देंगे। तो इस खौफनाक सोच के लोगों के लिए खौफ उत्पन्न करने वाली पुलिस ही हमको कश्मीर से कन्याकुमारी और जम्मू से कच्छ तक चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि जितने ज्यादा यह साझा होगी उतने ज्यादा यह मांग बढ़ेगा कि अपराधी आपको कहाँ चाहिए। और हर आदमी की मांग होगी कि अपराधी हमको स्ट्रेचर पर चाहिए, अस्पताल में चाहिए या पोस्टमार्टम हाउस में चाहिए। हवालात में मौज फरमाता हुआ अपराधी किसी को नहीं चाहिए। मुद्दा भी और भी बहुत सारा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा ना रख करके सिर्फ इन्हीं विषयों पर बात करें। और हैशटैग तो मैंने लगाना ही शुरू कर दिया है कि जिस संविधान में खौफ उत्पन्न करने की क्षमता ना हो उसे बदल डालो। चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि और धन्यवाद।